Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हिंदी पेडागोजी का पेपर कैसा आया इस बार, उसको एनालाइज करेंगे, 15 क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको प्रॉपर समझेंगे। हिंदी पेडागोजी मैं कहूँगी मुश्किल हुई है पिछले 3-4 बार से, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पेडागोजी को ही, जब से ये ऑनलाइन हुआ था पेपर तब से ये चीज़ शुरू हुई थी कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसी को एज इट इज़ ट्रांसलेशन हिंदी पेडागोजी में उसी का देखने को मिलता है। और अगर आप पेडागोजी के सिलेबस में भी जाएंगे तो हिंदी पेडागोजी का अलग से सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। वो लैंग्वेज पेडागोजी का सिलेबस है, इंग्लिश में दिया हुआ है, वही सिलेबस सारी भाषाओं पे लागू होता है। उसी के हिसाब से फिर आप ट्रांसलेट कर करके पढ़ लेते हैं। खैर, थोड़ी सी समस्या इसमें आएगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, क्योंकि ट्रांसलेशन में ना कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या फिर वो टेक्निकल वर्ड्स की कहीं ना कहीं वो जो कॉन्टेक्स्ट है या उनका मतलब है या जो आसानी से समझ में आ सकते थे जिस भाषा में बना था, क्योंकि वही चीज़ अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, या ये कह लीजिए क्योंकि वो ओरिजिनली इंग्लिश में ही बने हैं। बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम तो पेपर बना नहीं रहे हैं, सीबीएसई बनाता है, पूल ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसमें से कुछ सवाल आपके सामने आते हैं, सिलेबस सेम है, सभी जो भी सवाल बनेंगे उस सिलेबस के हिसाब से ही बनेंगे, कुछ मुश्किल होंगे कुछ आसान होंगे। ट्रांसलेशन है तो हमें ट्रांसलेशन से तैयारी करनी होगी, उसमें क्या बात है ना। तो समझेंगे, लेकिन इस पे हमें थोड़ा समय इस बार हम ज़्यादा देंगे हिंदी पेडागोजी पे कंपैरेटिवली। पिछली बार वैसे भी समय बहुत कम दे पाए थे, इस बार समय भी ज़्यादा है और मैं एक्टिव भी ज़्यादा हूँ, ऑफलाइन का बर्डन भी नहीं है ना, तो हम मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी के कुछ सेशंस हो, हिंदी पेडागोजी हो, सीडीपी हो, ये 3 सब्जेक्ट खूब भरपूर हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पे, है ना। बाकी एक्स्ट्रा में जो हो पाएगा वो करेंगे, चाहे वो ईवीएस के कुछ सवाल हों, बट वो ज़्यादा सेशन की कमिटमेंट मैं नहीं करूँगी, जितने भी लिमिटेड सेशंस। बट कोशिश रहेगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें आप लोग बड़ी मात्रा में जो बोलते हैं एकदम टॉप लाइक्ड कमेंट के नहीं आप यूट्यूब पे रेगुलर लो, इस बार यूट्यूब पे रेगुलर लो, या इस बार रेगुलर हो, पिछली बार नहीं थे। तो इस बार पूरा पूरा प्रयास है, सब ठीक रहा तो बिल्कुल रहेंगे। बीच में थोड़ी सी छुट्टी लूँगी बस, जब घूमने जाऊँगी अगले हफ्ते। एनीवे, ये बैच डिस्काउंटेड फी पे है अभी 24 मई तक। पेपर 1 पेपर 2 या कॉम्बो बैच, इवन पेडागोजी स्पेशल, झारखंड टेट का बैच, यूपी टेट का बैच, ये सब अभी लाइव हैं। करियर लैब पे डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं जिस भी बैच की आपको आवश्यकता है। बैच में अगर आप एनरोल हो रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, तो आपको कुछ और नहीं सोचना है। फिर सारे पीडीएफ नोट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज नोट्स, क्लासेस लाइव, वही फिर रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी आपको मिलती हैं, रहती हैं। तो ये सारी बातें हैं जो चलती रहेंगी। पहला सवाल करते हैं इसी बात पे और अच्छे से समझेंगे इन सवालों को। इसमें हिंदी पेडागोजी में खेल थोड़ा टीचर का रोल बढ़ा दिया है कि अगर आपको ठीक से समझा दिए जाएं तो आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल किया है इस चीज़ को। ठीक है, कुछ 8-10 टॉपिक हैं हिंदी पेडागोजी के, जो वही सेम है सभी के लिए लागू होते हैं। हम यहाँ लगाना भूल गए, नहीं तो मैं आपको बता भी देती, किसी और सेशन में बता दूंगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रदत्त कार्य देता है। ठीक है, एक असाइनमेंट वर्क कह लीजिए आप उसको। इस प्रकार के लेखन को क्या कहा जाएगा? यानी कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को ये है प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट वर्क जो दिया गया है। अपने सहपाठी यानी जोड़ीदार के साथ मानस मंथन करो, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, है ना। विचार बिंदु नोट करो, यानी जो पॉइंट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको नोट करो, और एक ऐसा लेखा तैयार करो जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के लिए 2-2 तर्क हों, यानी प्रो और कॉन्स किसी चीज के। आप जैसे डिबेट में शामिल होते हैं तो एक पक्ष है जो उसको प्रमोट करता है या इसके पक्ष में है कि ईश्वर है या नहीं है, तो एक पक्ष है जो ये कहेगा कि है, दूसरा पक्ष है जो इसके ऑपोजिट में है। तो ऐसे यहां पे कहा गया है कि पक्ष और विपक्ष के लिए 2-2 तर्क दिए जाएं। टॉपिक क्या है? विद्यार्थियों को मुद्रित पाठ्य पुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण है ही नहीं, महत्वपूर्ण है ये जो टास्क दिया गया है, ये जो असाइनमेंट वर्क है, ये किस कैटेगरी में आएगा या इसको क्या कहेंगे इन 4 ऑप्शंस में से। तो आप बताएंगे कमेंट्स में कि क्या कहेंगे। यहाँ कमेंट्स जो हैं ब्लर हो गए हैं, एक बार हम देखते हैं, कोई कनेक्शन का इशू है। लेट मी जस्ट चेक। इतने आप पोल में जवाब दीजिए और फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी। हाँ, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप में से कितने लोग? 50% लोग। चलिए समझते हैं। ये सेम सवाल इंग्लिश पेडागोजी में भी आया हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है वही, या और भाषाओं में भी। बाकी भाषाएं तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि संस्कृत में भी सेम ही ट्रांसलेटेड है या नहीं। देखिएगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है निज लेखन। इसको कहते हैं पर्सनल राइटिंग। पर्सनल राइटिंग पर्सनल होती है, जैसे आप अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं, अपनी भावनाएं, किसी को पत्र लिख रहे हैं अपनी भावनाओं के बारे में, तो
ये तो निज लेखन यानी पर्सनल राइटिंग। ये पर्सनल तो नहीं है, ये एक ऐसा असाइनमेंट वर्क है, प्रदत्त कार्य है, जिसमें लेखन को क्या कहा जाएगा, मतलब इस लेखन को क्या कहा जाएगा ये तो आप बताएंगे। और इसमें क्या लिखना है कि अपने सहपाठी या जोड़ीदार पेयर बना करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, विचार बिंदु को नोट करना है, जो जो आइडियाज आ रहे हैं, और एक ऐसा लेखा तैयार करना है, एक ऐसी राइटिंग तैयार करनी है जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के दो दो तर्क भी हों। तो ग्रुप थिंकिंग भी है जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लीजिए, फिर विचार भी हैं, उनके पक्ष और विपक्ष, प्रो और कॉन्स भी हैं। तो इसमें ये निज लेखन तो नहीं है, ये पर्सनल तो नहीं है, टॉपिक आपको दिया गया है। ये पर्सनल किसी व्यक्ति संबंधित थोड़ी है, जो लिख रहा है उसको अपने जीवन के बारे में थोड़ी लिखना है ना। व्याख्यात्मक यानी एक्सपोजिटरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो एक्सपोजिटरी में किसी चीज के बारे में व्याख्या होगी, जैसे आप टेक्स्ट बुक में जो भाषा देखते हैं, किसी चैप्टर में कुछ लिखा हुआ है, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो ये व्याख्यान भी नहीं है कि किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको इसमें सोचना भी शामिल है। आपका प्रो और एंटी और प्रो में भी आपको यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये यानी विचार विमर्श होगा यहाँ पे, है ना, विचार विमर्श होगा। इतनी बात क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक लेखन। इसको तो आप कह सकते हो कि आप वर्णन कर रहे हो, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर अगर मैं कहूं वर्णन कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कि आपने कोई सनसेट देखा और आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, भाई क्या सनसेट था, हमारा क्लासरूम, हमारा स्कूल, या आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, मैंने किसी को देखा, इतनी हाइट होगी, या वो नहीं होता कि पुलिस से बाद में पहचान करवा रहे होते हैं तो वो व्यक्ति वर्णन करता है, तो वो एक व्यक्ति जो है सुन करके वो पूरा वर्णन करेगा। तो ये वर्णनात्मक लेखन भी नहीं है कि किसी चीज का, किसी घटना का वर्णन हो रहा हो, या किसी चीज की कोई डेफिनेशन लिखी जा रही हो, व्याख्यान हो रहा हो, वो भी नहीं है। निज पर्सनल तो है ही नहीं है। तो बचा ही क्या ऑप्शन, विमर्शात्मक लेखन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं। डिस्कर्सिव या विमर्श होगा, क्योंकि यहां पे डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, पक्ष हैं दोनों ही, एंटी और प्रो के भी, तो मंथन है। तो इसलिए आप समझ गए कि ये विमर्शात्मक लेखन है, यानी डिस्कर्सिव है, ना कि वर्णनात्मक, क्योंकि सिर्फ वर्णन नहीं है, इसमें डिस्कशन भी शामिल है, चर्चा होगी, दो दो के पेयर बनेंगे। समझ गए बात को, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की, यानी लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन की सहजात परिकल्पना, सहजात परिकल्पना यानी इनेट हाइपोथेसिस, जो नॉम चॉम्स्की ने दी है कि लैंग्वेज इनेट है ह्यूमंस के लिए, आंतरिक क्षमता है ह्यूमंस में, इनेट हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। यह अभिभावकों, सहपाठियों और बच्चों के नजदीक रहने वालों के प्रयास हैं और साथ साथ भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी परिवेश है, ऐसा कहा गया है। देखिए ये यहाँ पे परिवेश को जब महत्व दे रहे हैं, या फिर अभिभावक, सहपाठी और बाकी लोगों के प्रयासों को महत्व दिया जा रहा है, तो ये व्यवहारवादी सोच है, जैसे स्किनर कह रहे हैं, या व्यवहारवादी कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर से आप सीख लोगे। तो यहाँ पे बात, जो इनेटिस्ट बोलते हैं इनको, नॉम चॉम्स्की को, ये कहते हैं ह्यूमंस में इनेट क्षमता है भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को अर्जित करने की, आंतरिक क्षमता है। इनेट हाइपोथेसिस ये कहती है कि सहजात क्षमता है, इसलिए सहजात परिकल्पना इसको हम कह रहे हैं। बात क्लियर है नहीं, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, बताओ एक बार। हाँ थोड़े से लेट हैं यार आज, क्लियर है। गिव द लाइव बैच अलोंग विद रिकॉर्डेड बैच। अरे लाइव तो चल ही रहा है, हमारे पास तो बहुत समय है अभी, पेपर जल्दी होता है तो चलो रिकॉर्डेड भी साथ में दे देते, देख लेंगे, डोंट वरी, मैं एक बार टीम के साथ डिस्कशन कर लूंगी। भाषा केवल मनुष्य की अनूठी विशेषता है और केवल मनुष्य ही भाषा बोल सकते हैं। देखो अनूठी विशेषता है, आंतरिक क्षमता होती है मनुष्यों में भाषा बोलने की, ये लिखा होता तो ज्यादा बेहतर था। ये आधी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाषा, मानव भाषा जो है मनुष्य बोल सकते हैं, लेकिन भाषा तो पशु पक्षियों की भी है ना, जानवरों की भी है, तो ये नहीं कह सकते इसको पूरी तरह से। हाँ मनुष्यों में आंतरिक क्षमता होती है भाषा को एक्वायर करने की, अर्जित करने की, वो लिखा होता तो सही हो जाता। ये सहजात क्षमता होती है, वो सब नहीं लिखा है यहाँ पे। भाषा संकाय गंभीर अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से बच्चों को भाषा उत्पन्न करने का गुण प्रदान करती है, यानी लैंग्वेज फैकल्टी बोलते हैं इसको। गंभीर अभ्यास और ड्रिल, अभ्यास और ड्रिल की बात नॉम चॉम्स्की ज्यादा नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं हम में इनेट क्षमता है, जैसे एनवायरमेंट मिलेगा हम बहुत कम एफर्ट के साथ भाषा सीख जाते हैं, तभी वो अर्जन की बात हो रही है।
भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु संकाय बच्चों की स्थायी निधि है, उन्हें संपन्न बनाती है। यानी ये आंतरिक क्षमता है भाषा अर्जन का, भाषा को अर्जित करने का, भाषा की फैकल्टी को एक्वायर करने का, या लैंग्वेज फैकल्टी हमारे अंदर होती है, इनेट है भाषा, ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं। और सहजात परिकल्पना यानी इनेट हाइपोथेसिस यही कहती है। इसमें कोई भी डाउट किसी को अगर हो रहा है तो आप बता सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कोई कह रहा है ऑप्शन 5, फिफ्थ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो क्योंकि बाकी सब व्यवहारवादी बातें कर रहे हैं और ये सेकंड वाला अपने आप में इनकम्प्लीट था। इन्होंने ये नहीं कहा कि आंतरिक क्षमता है मनुष्य में, भाषा तो सबके पास है लेकिन मनुष्य की भाषा उसके लिए स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सिर्फ मनुष्य में होता है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने, भाषा अर्जन तंत्र। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है? बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी पूछा है। बॉटम अप यानी ये जाता है छोटे से बड़े की ओर, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो कि वर्ड्स से आप पहले एबीसीडी सीखते हो, फिर वर्ड्स सीखते हो, फिर वर्ड्स से आप सेंटेंसेस पे जाते हो, सेंटेंसेस से आप पैराग्राफ पे जाते हो, पैराग्राफ से आप कहानी समझते हो पूरी, या लिखना सीखते हो पूरा कहानी के रूप में। ये बॉटम अप है। टॉप डाउन क्या है? इसका उल्टा होता है टॉप डाउन अप्रोच, कि आप पहले कहानी सुन रहे हो, कहानी सुन के आपने जो है पूरा उल्टे चलते आओ कि पूरी कहानी से, समरी से आप आए पैराग्राफ पे, पैराग्राफ से सेंटेंस पे, सेंटेंस से वर्ड्स पे, वर्ड्स से लेटर्स पे। ठीक, तो श्रुत लेख, क्लॉज श्रवण, क्लॉज टेस्ट बोलते हैं जिसको, या क्लॉज लिसनिंग टेस्ट, बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग यानी एमसीक्यूज, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान करना, सारांशीकरण, समग्र संदेश। जैसे ही सारांशीकरण, समग्र संदेश की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये टॉप डाउन की बात हो रही है, क्योंकि समराइज करना टॉप डाउन है कि पूरा डायरेक्ट आप स्टोरी पे चले गए, बाद में आप वर्ड मीनिंग पे आए या सेंटेंसेस पे आए, तो ये टॉप डाउन का उदाहरण हो जाता है। किसी के द्वारा सुनते समय गड़मड़ यानी जंबल्ड शब्दों को या जंबल्ड वर्ड्स को वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना, वाक्यों में व्यवस्थित करना जो भी जंबल्ड वर्ड्स आपने सुने हैं। अगेन उल्टा हो जाएगा, हमें सबसे छोटी इकाई की तरफ जाना है कि जहां सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है उससे ऊपर जा रहे हो। कविता गाना अपने आप में टॉप डाउन हो जाएगा, यह स्टोरी का सारांशीकरण या समरी प्रदान करना, ठीक है ना। वाद विवाद, चर्चाएं, ये पूरा टॉप डाउन अप्रोच है। एक ही ऑप्शन यहां पे बचता है जिसके आसपास दूसरा ये दिख रहा है हमें कि श्रुत लेख, यानी बच्चा सुन करके लिख रहा है। सुन करके लिखने में क्या होगा, एक एक साउंड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो साउंड से लेके, वर्ड से लेके, लेटर से लेके सारी चीजें आ रही हैं श्रुत लेख में, यानी सुन करके लिखना, डिक्टेशन जिसको कहते हैं। तो जब बच्चा सुनेगा तो वो एक एक वर्ड पे ध्यान देगा, उस वर्ड को पहचानने के लिए पहले ध्वनि को कनेक्ट करना पड़ेगा उसे, फिर वो पूरा सेंटेंस लिखेगा। तो ये बॉटम से अप की तरफ जाना है, बिल्कुल साउंड से लेके, लेटर से लेके, वर्ड यानी साउंड यानी ध्वनि से लेके, अक्षर से लेके शब्द पे जाओगे, शब्द से फिर सेंटेंस यानी वाक्य पे जाओगे। तो श्रुत लेख में ये चीज हो रही है। क्लॉज श्रवण में ये चीज हो रही है, क्लोज श्रवण हिंदी में कह रहे हैं तो, यानी क्लॉज लिसनिंग, कि आपको कोई कहानी है वो सुनाई और लिखने को दे दिया कि जो सुना है उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, क्लॉज टेस्ट में ऐसे ही होता है, तो वो आपको एक एक साउंड पे या वर्ड पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बॉटम से अप की तरफ है, पूरी कहानी में बीच में वर्ड्स गायब हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान, ये बॉटम से अप की ओर जा रही है एक एक एक्टिविटी। तो इसलिए इसमें फर्स्ट है जवाब, किसी के द्वारा सुनते समय जंबल्ड शब्दों को वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसमें साउंड की यूनिट पे नहीं जा रहे हैं, जैसे इसमें ध्वनि से लेके, अक्षर से लेके शब्द तक जा रहे हैं, जो कि श्रुत लेख में हो रहा है, क्लोज श्रवण में हो रहा है, क्लॉज श्रवण, फिर जाकर के आप बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है अगर हम बॉटम अप अप्रोच की बात करें। अगर टॉप डाउन की बात करते तो ये सभी जो है सही थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है? यानी पेडागॉजी इन मटीरियल, ऐसा कुछ इसको कहते हैं अंग्रेजी में। भाषा शिक्षण में सामग्री का शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव, यानी लैंग्वेज टीचिंग में जो आपका कंटेंट है वो पेडागॉजी के रूप में काम कर रहा है। देखते हैं, पहला है भाषा शिक्षण। देखो इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को एज मिलेगा, ये ट्रांसलेशन की वजह से चीजें मुश्किल हुई हैं, इसलिए इस बार हम थोड़ा समय एक्स्ट्रा देंगे हिंदी पेडागॉजी को। देखना एक बार, तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने की, सामग्री ऐसी है जो पेडागॉजी यानी पढ़ाने के मेथड्स को भी इंपैक्ट कर रही है। जैसे आप ईवीएस की किताबें पढ़ लीजिए या कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, उसमें इस तरह से
किताबों में लिखा हुआ है जैसे वो किताबें आपसे बात कर रही हैं। यानी पेडागोजी को कंटेंट में इस तरह से उन्होंने गुथा है कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कि 4 बच्चे ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं, वो एकदम आसान सी भाषा में होगा, बहुत सारे चित्र होंगे, प्रिंटेड मटेरियल होगा बुक्स में। ये पेडागोजी में यानी शिक्षण के मेथड्स, टीचिंग मेथड्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, उस तरह से किताब लिखी हुई है। तो देखते हैं भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है। तो भाषा शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों का शामिल करना, अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। यस, अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए शिक्षण शास्त्र समझने के समर्थ बनाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा में प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों की सूची बनाना। तो यहाँ पे कंटेंट में ही पेडागोजी मिक्स करने की बात हो रही है, ना कि कोई अलग से टेक्निक सिखाने की बात हो रही है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो आपका हट ही जाएगा। बात सही है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए समझते हैं। भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने पर, यानी रियलाइजिंग पेडागोजी या फिर पेडागोजी को एक कंटेंट को पेडागोजिकल मटेरियल बना देना है यहाँ पे। तो भाषा शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को शामिल करना। शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को, कोई कार्य जैसी कोई बात हुई है यहाँ पे कि कोई एक्स्ट्रा वर्क आपने ऐड किया हो, कोई एक्टिविटीज ऐड हो रही हैं जिससे कि शिक्षण शास्त्र को यानी पेडागोजी को बेहतर बनाया जा सके। उल्टा है कि कंटेंट को ऐसा बनाया है कि पेडागोजी में हेल्प हो जाए टीचर की। तो अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। कंटेंट ऐसा बनाया जिसमें पेडागोजी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी आसान तरीके से आप समझ पाएंगे उसको। तो कंटेंट अपने आप में एक टीचर की तरह काम कर रहा है कुछ हद तक, और फिर टीचर के लिए तो आसानी होगी ही जब कंटेंट इतना बढ़िया होगा। तो एनसीईआरटी किताबों में ये भरपूर देखने को मिलता है कि अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। यानी कंटेंट इस तरह का है आपकी किताब में कि वो आपसे बात करता है, बीच में उसमें एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज दी गई हैं किताब में, तो वो पेडागोजिकली जैसे एनसीएफ आधारित है। अगर आप कोई भी किताब उठाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बन रही है किताबें, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंटेंट जिन मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए उन मेथड्स को सपोर्ट करता है, यानी पेडागोजी को इंक्लूड किया है उस कंटेंट में, जो बात सिर्फ यहां पे कही जा रही है। अब यही बात अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन हमें करना तो हिंदी भी है, और उस टाइम पे तो आप हर बार ट्रांसलेट करने तो नहीं बैठ सकते, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हर किसी की इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है कि हर किसी को अच्छा लगे, यह समझ में आ जाएगी इजीली। तो हिंदी पे इस बार फोकस थोड़ा ज्यादा करना है। अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप में यूज कर रहे थे ना, क्योंकि तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही उस तरह से अप्रोप्रिएट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते चले जाते हैं। शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे क्या कहेंगे? शिक्षा में भाषा यानी लैंग्वेज इन एजुकेशन, सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं, या शुरुआत में जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो मदर टंग में एजुकेशन लेगा। बात सही है एकदम। और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं और भी सीखते जाते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पानी ही नहीं बचा। तो बताइए एक बार आप कमेंट करके। देखिएगा चल जाएगा 10 ही, आज तो कम ही है ना, क्वेश्चन 15 ही है। देखिएगा एक बार, बताओ फटाफट से। यार आज हम थोड़े लेट हैं, कोशिश तो करेंगे 9 सवा 9 क्लास शुरू कर दें, बट बैक टू बैक इतनी क्लासेस थी, बैचेस कई सारे हो गए। देखो एक बार फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, फोर्थ 56%। ठीक है, ये तो आसान सवाल है। सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा यानी मदर टंग से शुरू कर रहे हैं और अदर लैंग्वेजेस भी सीखते जा रहे हैं। कि आपने भाषा शुरू की मान लीजिए मदर टंग से, तो आप हिंदी आते थे तो हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया आपको, या हिंदी का प्रयोग किया गया टीचर के द्वारा। फिर आपने इंग्लिश भी सीख लिया धीरे धीरे, फिर आपने संस्कृत भी सीख ली, फिर आप जर्मन भी सीखते चले गए। तो कई भाषाएं आपने सीख ली बाद में जाकर के, लेकिन शुरुआती शिक्षा जो आपको हम कहते हैं कि भाई प्राइमरी तक या हो सके तो एलिमेंट्री तक मदर टंग में दीजिए, शुरुआत मदर टंग से की, तो इसको क्या कहते हैं? पेडागोजिकल लैंग्वेज में। संस्कृति आधारित शिक्षा में भाषा नीति, संस्कृति की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही, बात मातृभाषा की चल रही है, यानी मदर टंग जो बच्चे घर में बोली जाती है। विद्यालय शिक्षा के लिए त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र की इन्होंने बात नहीं की कि हाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की हो, मदर टंग फिर सेकंड लैंग्वेज फिर आपका कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। भाषा शिक्षा की नींव के रूप में मातृभाषा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में गए हैं तो इसको टेक्निकली कहते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, यानी मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। ये टेक्निकल टर्म है इसका, इसलिए इसके साथ जाएंगे।
क्योंकि नींव के रूप में मातृभाषा होती तो फिर दूसरी भाषाओं की बात नहीं करता क्वेश्चन, कहता मातृभाषा में पढ़ाएं, तो हम कह देते ये है थर्ड ऑप्शन। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर अगली भाषा में जाते जाते बहुत सी और भी भाषाएं एक्वायर करते हैं, तो इसको कहते हैं मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्वलिज्म, यानी मदर टंग से शुरुआत हुई और फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते चले गए। शुरुआत शिक्षा की कर रहे हैं मदर टंग से, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये कहता है संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे? संध्या एक बच्ची है, मशीन के बारे में जानकारी। अब देखो ये ट्रांसलेशन में कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। ये मशीन लर्निंग के बारे में जानने के लिए संध्या ये आर्टिकल पढ़ रही थी इंग्लिश में। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ट्रांसलेटेड इंग्लिश से, सीधा सीधा इंग्लिश पेडागोजी से, तो शी वांटेड टू लर्न अबाउट मशीन लर्निंग, है ना। मशीन लर्निंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है टेक में। अब यहां पे इन्होंने सिंपल कह दिया मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उससे आसानी समझ में आ रहा था, इसमें आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, यानी एक आर्टिकल पढ़ रही है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे? आपको बस हल्का सा हिंट पकड़ लेना है, आप सही जवाब दे देंगे, जो कि दे भी रहे हैं 66% लोग, क्योंकि यहां पे लिखा है मशीन के बारे में, तो स्पेसिफिकली वो मशीन वर्ड है जो ध्यान में है, उनके एक डिटेल है जो ध्यान में है। इसको बारीकी से पठन या स्कैनिंग कहते हैं, क्योंकि जब भी आप स्पेसिफिक डिटेल के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक डिटेल के लिए यानी विशिष्ट जानकारी के लिए जब आप कुछ पढ़ते हैं, अपना नाम ढूंढना हो किसी लिस्ट में, वो जो 3 इडियट में नहीं है, वो सारे के सारे दोस्त लगे होते हैं उस पे जो उनका रिजल्ट आता है, तो बोर्ड पे बाहर कॉलेज में कि कौन पास हुआ फेल हुआ, मेरा नाम है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। मान लीजिए आपने यूपीएससी का पेपर दिया है, आप केवीएस या DEET+ में आप फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम ढूंढ रहे हैं लिस्ट में, तो आप अपना नाम ढूंढ रहे हैं, यानी विशिष्ट जानकारी। तो आपका ध्यान, इसको स्कैनिंग कहते हैं, कि आपका ब्रेन स्कैन कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, कि मशीन के बारे में जानकारी, तो वो मशीन पे फोकस है, उसका मशीन के बारे में जानकारी पे फोकस है, जनरल आइडिया नहीं ले रही है वो। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एक आइडिया, आपने एक मूवी देखी और उसका समरी बता दी, तो वो एक बेसिक, उसको हम कहेंगे कि स्किमिंग है, कि एक जनरल आइडिया या जस्ट, कि आपने ओवरऑल एक समरी बता दी किसी चीज की, उसको सरसरी तौर पे या स्किमिंग कहते हैं। जब आप पर्टिकुलर डिटेल, जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हो, तो वो पर्टिकुलर है, तो वो स्कैनिंग में आता है। जब आप विशिष्ट जानकारी किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि मशीन के बारे में है, अगर ओवरऑल जानकारी जो भी एक आर्टिकल पढ़ा उसके बारे में उसकी समरी या उसको सारांश बताना होता, तो ये स्किमिंग हो जाता। समीक्षा करना, अब ऐसा नहीं है कि वो रिव्यू कर रही है कोई चीज की, दोबारा देख रही है सही है कि गलत है ना, सरसरी दृष्टि सिर्फ निगाह हमारी है, ऐसा भी नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित कार्य को क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? एक संक्षिप्त पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे खंड या प्रत्येक एक पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़ों में दी जाती है। ठीक है भाई, एक संक्षिप्त पाठ्य वस्तु के एक कंटेंट मटेरियल है, छोटे छोटे खंड या प्रत्येक एक पंक्ति छोड़ के दूसरी पंक्ति शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़े में दी जाती है। बच्चे पेयर में बिठाए हैं 2-2 का पेयर में, और उनको ये एक्टिविटी दी गई है। प्रत्येक शिक्षार्थी ने इसे अपने साथी को पढ़कर सुनाना है, यानी डिक्टेट करना है जो भी एक्टिविटी है। 2-2 का पेयर है, बच्चा ए है यानी रेनू है और राहुल है, रेनू पढ़ के सुनाएंगी अपने ये पेयर में जो बंदा है, या राहुल है या जो भी है, रीटा है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी ने इसे अपने साथी को पढ़कर सुनाना है, डिक्टेट करना है, और दूसरे ने लिखना है। तो अगर रेनू राहुल को सुना रही है तो राहुल लिख रहा है, रेनू बोल रही है और राहुल लिख रहा है, यानी रेनू डिक्टेट कर रही है और राहुल जो है लिख रहा है। फिर इस प्रक्रिया का विपरीतीकरण होगा, फिर राहुल बोलेगा और रेनू लिखेंगी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति सुनता है और पहला लिखता है, और बाद में पाठ्य सामग्री को अंतिम स्वरूप देने के लिए दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। मतलब एक पार्ट था, एक खंड था जो रेनू ने बोला, राहुल ने लिखा श्रुतलेख, और दूसरा पार्ट था डिक्टेट किया बेसिकली, फिर राहुल ने बोला, रेनू ने लिखा, और फिर अब लास्ट में दोनों जो है क्या करें, अंतिम स्वरूप देना है, क्योंकि ये जो लिखा गया है इसको, क्योंकि एक राइटिंग वर्क था, दोनों मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं, पेयर वर्क भी हो गया। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के, जिसमें लिसनिंग भी शामिल है, रीडिंग भी शामिल है, लिखना भी शामिल है, इसको कहते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। क्योंकि ये म्यूचुअल श्रुतलेख को हम डिक्टेशन कहते हैं, म्यूचुअल डिक्टेशन। प्रतिलेखन ट्रांसक्रिएशन होता है, आप किसी भाषा से दूसरी भाषा में वो उस चीज को, आप रामायण का ट्रांसलेशन या उसका रिक्रिएशन कर रहे हैं अपनी तरीके से, वो इसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं है, और ये श्रुतलेख की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद श्रुतलेख होता है, सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में होता है, इसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं थी। व्याकरण श्रुतलेख, व्याकरण को लेकर के कुछ होता, व्याकरण की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये म्यूचुअल डिक्टेशन है या पारस्परिक श्रुतलेख है, क्योंकि 2 लोग
या दो से अधिक लोग इंक्लूडेड हैं और लिखना पढ़ना सुनने इन सब का इस्तेमाल हो रहा है तो श्रुतलेख भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है ये बताइए। थर्ड ऑप्शन 50% लोग कह रहे हैं। मैं एक्चुअली थक गई हूं आज दिन भर से पढ़ा पढ़ा के। अधिगम अर्थ की खोज है, यानी लर्निंग क्या है, मीनिंग की खोज है। बहुत आसान सवाल है। इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने यानी एक्टिवली मीनिंग तलाश सके बच्चा की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार की अनुशंसा कौन सा शैक्षिक दर्शन करता है, यानी कौन सी एक एजुकेशनल फिलॉसफी है या एजुकेशनल व्यू पॉइंट है या साइकोलॉजी है या कौन सी थॉट प्रोसेस है, स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है जो ये कहता है कि बच्चे अधिगम अर्थ की खोज है, यानी लर्निंग या सीखना जो है वो मीनिंग मेकिंग है। जैसे ही अर्थ की खोज आ जाए समझ जाओ प्याजे वाइगोत्स्की या रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है। इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जहां बच्चे एक्टिवली मीनिंग मेकिंग करें, उनके जीवन से जुड़ा कुछ होगा तो मीनिंग मेकिंग हो जाएगी। तो इसमें सिंपल रचना कर रहे हैं बच्चे, एक्टिव हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, प्याजे वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ये लोग इसी को मानते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। व्यवहारवाद की बात होती तो हैबिट फॉर्मेशन की, ड्रिल, प्रैक्टिस, इन सब की बात होती। ठीक है, बहुविध बुद्धि संरचनावाद यूजलेस। रचनावाद देखिए कई बार ये रचनावाद को संरचनावाद लिख देते हैं, तो उस केस में फिर आपको ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साथ में लिख दिया, रचनावाद भी और संरचनावाद भी। नहीं तो संरचनावाद को ही रचनावाद की तरह यूज कर लेते हैं। संरचनावाद अगर अलग से लिखा है रचनावाद के अलावा तो समझ जाओ ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के केस में डी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। रचनावाद है तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। कई बार अगर रचनावाद नहीं है ऑप्शन में संरचनावाद दिया है तब वो उसको कंस्ट्रक्टिविज्म की तरह यूज कर लेते हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात यहां पे। चलें आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है? नियम की बात हो रही है, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात हो रही है। भाषा सीखने के लिए निवेश का अर्थ शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग। वे निवेश जो सूचनाओं पर बल देते हैं यानी इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। लिखना सीखने के लिए निवेश की संभाव्यता। नियम उन्मुखी भाषा निवेश यानी एक ऐसा टास्क है जो नियम पे फोकस करता है, तो ये व्याकरण से संबंधित होगा। फॉर्म पे फोकस करता है तो शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग यानी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर का यूज सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये नियम उन्मुखी है कि कौन सा फॉर्म यूज होगी, कौन सा सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या कौन सी फॉर्म आने वाली है। तो ये नियम उन्मुखी यानी रूल को फोकस में रख करके एक टास्क दिया जा रहा है, तो ग्रामर से संबंधित है और कोई ऑप्शन यहां बनता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम का आकलन तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फटाफट से जवाब देंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो इंप्रूवमेंट के लिए होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना। बताइए, फटाक से बताएंगे। सेकेंड ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। वह आकलन जिसकी अभिकल्पना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने और उनमें सुधार लाने के लिए की जाती है। बात तो सही है। कितने लोग कह रहे हैं? 48% लोग। चलो हमें भी सही लग रहा है। वह आकलन जिसकी अभिकल्पना वर्ष के अंत में, एंड ऑफ टर्म, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, अधिगम का आकलन होगा, अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा, तो ये तो हट गया। एक अवस्था विशेष में शिक्षार्थियों की उपलब्धि को निदानात्मक रूप से राज्य के द्वारा किया जाने वाला आकलन। निदानात्मक प्रॉब्लम कहां है वो पता कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बोलते हैं इसको। तो ये अलग से जब डायग्नोस्टिक पूछा, निदानात्मक पूछता, तब हम कहते हैं कि गैप पता करने के लिए होता है। प्रत्येक टर्म के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए, अगेन टर्म के अंत में, तो अंत में तो अधिगम का आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन तो एक ही ऑप्शन में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, फीडबैक भी मिल जाए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इंप्रूवमेंट क्या करना है वो भी समझ में आ जाए। बाद में नहीं है, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि अभी अधिगम चल रहा है, उसके लिए आकलन हुआ है, उसके लिए टेस्ट हुआ है, उसके लिए असेसमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक यानी, मैं आसान बना देती हूं आपके लिए इसको, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी बोल सकते हो आप इसको, या एक्टिव वोकैबुलरी बोल सकते हो। वो शब्द जिनको आप ज्यादातर या अपनी भाषा में प्रयोग करते हो।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा में प्रोड्यूस आप नहीं करते, बस रिसीव करते हो, है ना। कि आपका कोई दोस्त है जो एक पर्टिकुलर तरह की वोकैबुलरी यूज करता है ना। आपको पता होता है किस दोस्त का फोन लाउड स्पीकर पे नहीं डालना है, नहीं तो घर वाले भी पीटेंगे कि कैसे दोस्तों के साथ रहते हो, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी जो एक्टिव शब्द संपदा है। अब ऐसा कोई भी अगर गाली सुनेगा, ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि गाली क्या होती है, आपने कहीं ना कहीं तो सुनी है आसपास मूवी में कहीं ना कहीं, तो वो आपकी रिसेप्टिव वोकैब में तो है कि आपने सुना तो है, आप प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी में नहीं है। पैसिव में तो है कि आप समझते हो उसका मतलब, लेकिन यूज नहीं करते। ऐसे कई शब्द होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लेते हो या सुने हैं आपने, बट आप एक्टिवली यूज नहीं करते। यहां एक्टिव यूज वाली बात चल रही है कि प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं उससे क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है वे शब्द जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं, बात तो सही है, एक्टिव है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है। वे शब्द जिन्हें हम सुनने पर पहचान पाते हैं, ये रिसेप्टिव वोकैबुलरी है या पैसिव वोकैबुलरी है। वे शब्द जिन्हें हम पहचान नहीं पाते वो हमारी वोकैब में ही नहीं है, वो हमारे शब्द भंडार में ही नहीं है जिन्हें पहचान नहीं पा रहे। वे शब्द जिनका हम सुनने के दौरान कभी कभी प्रत्यास्मरण करते हैं, वो पैसिव वोकैबुलरी या रिसेप्टिव भी कह सकते हो आप उसको, या निष्क्रिय कह सकते हो, पैसिव वोकैबुलरी। क्या आप कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हो बट आपके इस्तेमाल में नहीं आते हैं। तो वे शब्द जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं, तो वो उत्पादन में यूज हो रहे हैं ना, तो उत्पादक शब्द संपदा हो गई, क्योंकि उन शब्दों का उत्पादन हम कर रहे हैं, चाहे लेखन में कर रहे हो चाहे बोलने में कर रहे हो, ठीक है, चाहे राइटिंग में हो चाहे वो स्पीकिंग में हो। जो हम लिसनिंग और रीडिंग में शब्द पढ़ रहे हैं वो उत्पादक नहीं है, वो रिसेप्टिव है, वो ग्रम्यात्मक शब्द संपदा है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आप निम्नलिखित में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे। काव्य शिक्षण अधिगम यानी पोइट्री टीचिंग की बात हो रही है, काव्य मतलब पोइट्री। तो कौन सा एक कथन है जो पोइट्री टीचिंग के बारे में या पोइट्री टीचिंग का पर्पस जो नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है काव्य शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता का अभ्यास करने के लिए है, बिल्कुल सही बात है। इमेजिनेशन को, जो पोइट्री है या कविताएं जब आप पढ़ते हैं, मछली जल की रानी थी या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आप इमेजिन करते हैं स्टार, तो इमेजिनेशन के काम आती है पोइट्री या काव्य जो है, बिल्कुल सही बात है। काव्य भाषा के साथ कार्य करने के लिए है, यानी आप लैंग्वेज सीख पाते हैं, भाषा का इस्तेमाल सीख पाते हैं, फंक्शन सीख पाते हैं, बात तो सही है। काव्य आनंद के लिए है, भाई एंजॉयमेंट के लिए तो होता ही है पोइट्री। काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए है, ये कहना गलत होगा। काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं होता, वो सुर लय ताल या आप एंजॉयमेंट के लिए या इमेजिनेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल में लाते हैं आप, भाषा के इस्तेमाल सीखने के लिए। लेकिन व्याकरण सीखने के लिए आप काव्य का या पोइट्री का इस्तेमाल नहीं करते कि भाई ग्रामर सीखेंगे पोइट्री से। पोइट्री से आप बाकी तीनों चीजें सीखते हैं। कोई भी पोइट्री को इसलिए नहीं, पोइट्री को यूज नहीं किया जाता व्याकरण सिखाने के लिए, तो ये सबसे कमजोर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में, अलग अलग संदर्भ में हम यूज कर ले रहे हैं जिस लैंग्वेज को, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंतः क्रिया करते हैं, इस भाषा कौशल को क्या कहेंगे। यानी विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जा रही, कक्षा के अंदर क्लासरूम में जिस लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग विषय क्षेत्रों में, यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अध्यापक उसे शिक्षार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंतः क्रिया करते हैं, और इसको अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे फिर इंटरेक्ट करेंगे। इस भाषा कौशल को क्या कहेंगे, इसमें आप लोग फंसेंगे। सही कह रहे हैं आप लोग, इसमें 44% लोग सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कैल्प है, ये क्यूमिन्स, जिम क्यूमिन्स आई थिंक नाम है उनका, जिन्होंने दिया था कैल्प। कैल्प क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोलते हैं इसको, यानी जो भाषा एकेडमिक्स में यूज होती है, किताबों में इस्तेमाल होती है, कक्षा में इस्तेमाल होती है, एकेडमिक लैंग्वेज है वो, जो हम पेडागोजी में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आम बातचीत में थोड़ी करते हैं। तो जो आम बातचीत में करेंगे उसको बिक्स कहते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आम भाषा है, बुनियादी अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के लिए भाषा, ये सब फालतू बातें हैं। भाषा प्रयुक्ति ये कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, ये संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई निपुणता है, कैल्प बोलते हैं इसको। अगर ये आपस में आपसी बातचीत की भाषा, आम बातचीत की भाषा, अपने आप को संप्रेषित करने की भाषा होती तो बिक्स होता, क्योंकि ये विषय क्षेत्र की भाषा है। बेशक आपस में अंतःक्रिया कर ले रहे हैं, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक्स की बात चल रही है, डिबेट होगी तो फिर सही शब्दों में ही करोगे ना, तो वो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ही होगी। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, या फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है।
यानी इस कथन में व्याकरणिक ज्ञान की कुछ बात हुई है, यानी ग्रामेटिकल नॉलेज की कुछ बात हो रही है। नियमों के बारे में ज्ञान, उनका वर्णन करना और सीमित अभ्यास में उनका प्रयोग करना, यानी आपको रूल्स पता हो, उनको आप डिस्क्राइब कर सकें और सीमित अभ्यास में यानी प्रैक्टिस भी हो रही हो और उनको यूज भी कर पाए। तो ये व्याकरणिक ज्ञान की बात हो रही है। कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार को आपको पकड़ना है कि कौन सा प्रकार है ज्ञान का। नियमों के बारे में पता है, आपको डिस्क्राइब कर सकते हो उनको, सीमित अभ्यास में उनका प्रयोग भी कर सकते हो, यानी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने रूल्स देखे, ग्रामेटिकली सही है या नहीं है ये देखा। दक्षता होता है एक बेसिक कॉम्पिटेंस, आप भाषा को इस्तेमाल करने में कितने दक्ष हैं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे सीधा पूछा है व्याकरणिक ज्ञान का प्रकार कौन सा है। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, ऐसा नहीं है कोई इसमें बात हुई हो कि अपनी अपनी क्षमताओं को, अपनी प्लानिंग को, रिव्यू को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज वो होती है, मैं देखूं सही आप लोगों ने क्या जवाब दिया है, इसमें आप लोग फंस गए। 36% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है। मेटाकॉग्निटिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को सोचना, अपनी सोच पे विचार कर पाना, फिर अपना एक प्लान कर पाना, रिव्यू कर पाना, फिर उस पर रिफ्लेक्ट यानी चिंतन मनन कर पाना, वो सब तो बात ही नहीं हुई। मेटाकॉग्निटिव तो वो होता है जहां चिंतन मनन रिफ्लेक्शन की बात हो रही हो, कुछ प्लान रिव्यूइंग की बात हो रही हो। प्रोसीजरल नॉलेज ये इसलिए नहीं है क्योंकि कोई साइकिल चलाने की नॉलेज नहीं है, किसी प्रोसीजर की बात नहीं हो रही है। दिस इज घोषणात्मक ज्ञान, जिसको डिक्लेरेटिव नॉलेज बोल रहे हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं अंग्रेजी में। एक क्वेश्चन आता ही है इस पे हर बार, ठीक है। व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार की बात हो रही है ना, तो नियमों के बारे में ज्ञान, यानी आपको घोषणात्मक ज्ञान बोलते हैं कि आपको परिभाषा पता है, संज्ञा की परिभाषा पूछे तो अभी आप बता देंगे, नियम बता देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा क्या यूज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। हिंदी इंग्लिश में सेम तरह से काम करती है पेडागोजी। तो नियमों के बारे में ज्ञान, आपको नियमों का पता है कि भाई अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो है होगा, था है तो पास्ट की बात हो रही है। तो ये बेसिक आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज है, घोषणात्मक ज्ञान है, उनका वर्णन कर सकते हो आप, किसी चीज की डेफिनेशन बतानी हो, बेसिक प्रैक्टिस उसकी करनी हो, सीमित मात्रा में आपने चैप्टर पढ़ा उसकी कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो ये आपका घोषणात्मक ज्ञान है। अगर किसी काम को किया कैसे जाता है ये होता तो प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आखिरी सवाल ये देखिएगा, निम्नलिखित कार्य में क्या शामिल है। कार्य पढ़ लेते हैं, इतना बड़ा सा है। शिक्षार्थियों को एक होटल की भोजन तालिका मेन्यू कार्ड दिया जाता है। उन्हें 1800 रुपए की राशि के अंतर्गत 4 लोगों के लिए भोजन के लिए कहना है। एक मेन्यू कार्ड दिया है होटल का जिसमें 1800 रुपए उनका बजट है बच्चों का, उनको ऐसा कहा गया है। ये मेन्यू कार्ड उनको पढ़ना है। एक बच्चा शाकाहारी है, दूसरे को मशरूम से एलर्जी है, उन्होंने इसमें से 70 रुपए वापसी यात्रा के लिए भी रखने हैं। शिक्षार्थी भोजन संबंधी अपनी प्राथमिकताएं और वापसी यात्रा हेतु रखी जाने वाली राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेन्यू कार्ड पढ़ के ये सब प्लानिंग करनी है, एक्चुअल में नहीं गए किसी होटल में। तो ये उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है। अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग, भाषा, संज्ञानात्मक युक्तियां हैं, ये प्रस्तुति, अभ्यास, उत्पाद, ये सब है। क्या है? सेकेंड ऑप्शन। 51% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं और ये सही भी है, ठीक है। देखिए इसमें अध्ययन संलग्नता यानी पहले तो वो पढ़ेंगे उसको जो मेन्यू है, विमर्श करेंगे आपस में क्या खाएं, किसको क्या खाना है, किसको मशरूम से एलर्जी है, तो ये डिस्कशन हो रहा है। और भाषा का प्रयोग करेंगे वो जब ये ऑर्डर दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें उच्च स्तरीय चिंतन शामिल अगर है, कहीं कहीं ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, बट ये बेसिक कैलकुलेशन वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की उतनी कोई आवश्यकता है ना। ये पहली बार में पढ़ के मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बट उन्होंने उच्च स्तरीय कौशल इसको माना नहीं है, क्योंकि फिर जब ऐसा अगर सिचुएशन होती तो वो सिर्फ अपने आप से जेन्युइन विचार करने के लिए कहा होता वहां पे। ये मेन्यू कार्ड या इतना सब कुछ नहीं होता। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का अगर सवाल बनता है तो वो उसको अलग तरीके से पूछते हैं, है ना। वो बच्चे चिंतन करेंगे कि समाज में ये समस्याएं चल रही हैं, इनको कैसे समाधान ढूंढें, तो वो फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जाएगा। इसमें दिमाग का तो इस्तेमाल हो रहा है, अध्ययन का इस्तेमाल हो रहा है, विमर्श होगा, भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन इसको एक्चुअल में उच्च स्तरीय कौशल में नहीं डालेंगे। थिंकिंग स्किल्स इसमें नो डाउट एक्टिव हैं, क्योंकि उच्च स्तरीय चिंतन कौशल तब हो सकता था जब तो ये सेकंड ऑप्शन होता नहीं, या फिर वो उस सवाल को पूछते दूसरे तरीके से हैं। पूरी तरह से उसको गलत नहीं कहेंगे, बट ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। एक डिस्कशन से आपको क्लैरिटी आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये पीडीएफ विद आंसर्स आपको शेयर कर देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, लेट्स लर्न स्क्वाड। चेक कर लीजिएगा, किसी भी फेक चैनल पे मत जुड़िएगा। 8 लाख से ज्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो कोई और चैनल आप ध्यान रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, 30 तो आज हमने किए ही नहीं है। आज हमने सवाल किए हैं कितने, हमने किए हैं आज 15 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो आप बताएंगे।
आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं ये आप बताएंगे कमेंट्स में, और कोई विचार होगा तो भी आप बताएंगे। आज का सेशन यही था, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल यूपी टेट के सवाल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और परसों सी टेट के, है ना। मेरी कोशिश तो है कि डेली हम यूट्यूब पे मिलें, ठीक है। चलिए, और आप लोगों का प्यार भी काफ़ी मिल रहा है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। सी यू टुमारो 9 बजे कोशिश करेंगे। बहुत क्यूट हो, अच्छा धन्यवाद। पढ़ लो चुपचाप, इन्हीं बातों में दिमाग रहता है।